नमस्कार। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के आमने सामने कार्यक्रम में आज मैं मुखातिब हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बेहतरीन कलाकार, लेखक, संस्कृति कर्मी श्री किशोर श्रीवास्तव जी के साथ। नमस्कार। आज हम सब लोग यहाँ भूटान के एक बहुत खूबसूरत शहर पारो में हैं। हम लोग 10वें अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन के सिलसिले में यात्रा पर हैं। ये किशोर जी 10वां मैत्री सम्मेलन है जी। इससे पहले पूर्व आप 9 सम्मेलन आप कर चुके हैं। आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा होगा इसमें, कई तरह के बहुत अच्छे अनुभव रहे होंगे। हम आपकी सारी इस यात्रा को चर्चा करने से पूर्व इस यात्रा के विषय में जो आपने 16 तारीख से शुरू की, उसको आगे बढ़ाते हुए आपसे इस यात्रा के विवरण को थोड़ा सा जानना चाहेंगे सब। जी, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, भारत के विभिन्न शहरों में हमने सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन किया है और मैत्री सम्मेलन का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम सब लोगों को जोड़ कर रखें। मैत्री, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, न केवल मोहल्ला, शहर, प्रांत या देश। हम चाहते हैं कि सब देश के जो हम जैसे लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि हम लोग को अक्सर अच्छे बुरे लोग मिलते हैं मगर हमें पता नहीं होता कि कौन कहाँ मिलेगा। तो कुछ जब हमारे समान विचारधारा के लोग कहीं के भी जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं उनको जोड़कर हम लोग एक सफ़र को जारी रखें। तो अभी तक हमने भारत के कई शहरों में ये मैत्री सम्मेलन किया है, 10 साल से कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग और हमारी पत्रिका निकलती थी हम सब साथ साथ, उसके कार्यक्रम बहुत से किए हैं। यानी कि समझ लीजिए कि 7-8 क्लास की उम्र से कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग करते रहे हैं जी। इस तरह के कभी आंध्र प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की सहायता, कोई चैरिटी शो, बच्चे थे तो लोग मोहल्ले वाले चंदा भी दे देते थे, दुकानदारों से लेते थे, ऐसे कार्यक्रम करते रहे। तो ये कार्यक्रम हमने पहली बार ऐसा कार्यक्रम रखा है जो देश के बाहर भूटान में, इसके पहले एक नेपाल में भी किया था, वो किसी संस्था के सहयोग से किया था। इस बार हिंदुस्तानी भाषा अकादमी ने हमारा सहयोग किया और हम सब साथ साथ और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी ने मिल के ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इसमें हमने समान विचारधारा के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। कैसे जोड़ने की कोशिश की? हमने उनका प्रोफाइल मंगाते हैं जब भी हम किसी को चयन करते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम 1000 लोग भर लें और कुछ पैसा कमा लें। हम चाहते हैं कि कुछ सेलेक्टेड लोग चले और हमारे समान विचारधारा के हों, जिससे एक एंजॉय कर सके इस टूर को। पता अलग अलग तरह के लोग होंगे तो कई बार आपस में कुछ मनमुटाव भी हो जाता है, सफर का आनंद खराब होता है। हम चाहते हैं कि जो हम लोग रोज़मर्रा के दफ्तर के, घर के, अपने आसपास के तनावों से जूझ रहे होते हैं, उससे कुछ समय अलग रहकर हम एक नई दुनिया में रहें और नई सोच, नई मनोरंजन के साथ हम खुद को प्रस्तुत करें और कुछ समय के लिए हम भूल जाएं कि हम किशोर हैं या आप सुधाकर जी हैं। ये भूल के एक नई दुनिया में हम लोग आए और ऐसा होता भी है जीवन। हमने जब से यात्रा शुरू की है तरह तरह के अनुभव हुए, कुछ बुरे भी हुए, कुछ अच्छे भी हुए और हम अच्छे अनुभवों को लेकर चलते हैं। तो 16 तारीख क्या, हम लोगों ने 14 तारीख से यात्रा शुरू की थी। ट्रेन में हम लोग 15-20 लोग एक साथ रहे, कुछ लोग हवाई जहाज से आए, वो एक साथ आए, तो हम लोग रास्ते भर एंजॉय करते आए। तो कुल कितनी संख्या है? लगभग 50 लोग हैं हमारे जो भारत से हैं और इसके अलावा कुछ हमारे भूटान के भी हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों के हैं और अमूमन और भी हमारे कार्यक्रमों में और देशों के लोग आते हैं, नेपाल के भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन वगैरह के भी लोग आते हैं, कनाडा के भी आए हैं हमारे इसमें, मतलब इस कार्यक्रम में पहले। मगर ये कार्यक्रम कुछ अलग हटके था, इसलिए इसमें भारत भूटान के मुख्यतः लोग शामिल हुए हैं। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? भूटान एक बहुत प्राकृतिक संपदा से संपन्न देश, शांति प्रिय देश, यहाँ आके आपको क्या और जो 9 अनुभव थे उससे ये अनुभव किस तरह? देखिए, वो 9 अनुभव भी बहुत अच्छे रहे हमारे, क्योंकि भारत के भी शहर कुछ कम नहीं है, हर शहर की अपनी विशेषता है और हम नए नए शहरों में जाके कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कहीं भी ऐसे, आपने अयोध्या में भी किया था? अयोध्या में भी किया है। तो ऐसे जगह हम चुनते हैं जहाँ कुछ बाहर के लोग आएँ तो उनको कुछ पर्यटन का भी अवसर मिल सके। तो हम ऐसा नहीं चुनते कि हम दिल्ली में करें, दिल्ली तो हर आदमी आता रहता है, हर चीज़ जानी पता नहीं है। हम कुछ ऐसे जगह चुनते हैं जहाँ लोग दूर
दूर दराज के आए तो उनको कोई नई चीज़ भारत की भी संस्कृति कला से रूबरू होने का मौका मिले। मगर भूटान तो एक बहुत ही सचमुच में अद्भुत देश है और शायद जैसा मैंने पढ़ा सुना है कि विश्व में एक सबसे सुंदर देशों में से गिना जाता है। छोटा सा देश है मगर यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल हैं। जैसे यहाँ सुंदर वातावरण है, सुंदर प्रकृति है, वैसे ही यहाँ के लोग भी सीधे सज्जन ज़्यादातर जो हमें मिले। वैसे देखिए बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, अगर 100 में भी देखिए परिवार में भी होता है, 5 लोग हैं तो एक कोई बुरा रहता है या 4 अच्छे होते हैं। मगर हमारा अनुभव जो कि पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ और मेरे बहुत से मित्र यहाँ सोशल मीडिया के जरिए कलाकार जुड़े हुए हैं और उनसे सबसे बहुत आत्मीयता है। कभी कभी ऐसा ही लगता है जैसे हम लोग एक फैमिली से जुड़े हों, क्योंकि सब समान विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जो डेमा जी हैं जिन्होंने इस टूर को ऑर्गेनाइज किया लोकल, उन्होंने बहुत छोटा सा बहुत हमने उनसे अनुरोध किया था कि भूटान एक बहुत सुंदर देश है, हम चाहते हैं कि हमारे जो साहित्यकार हैं जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो भी इसको एंजॉय कर सके, इस देश का लुत्फ उठा सके। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि आप बिजनेस भूल जाइए और हमारे लिए कोई ऐसा पैकेज तैयार कीजिए जो बहुत कम बजट में हो। तो वास्तव में उन्होंने हमें मतलब आम जो बजट होता है उससे लगभग आधे से भी कम उसमें उन्होंने हमारा पैकेज अनुरोध स्वीकार किया और हम लोग आए तो तब से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। यहाँ का जो प्रकृति का दर्शन है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ की भाषा बोली है, यहाँ का सबको सम्मान देने का जो तरीका है, सबको बहुत विनम्रता से पेश आने का जो तरीका है, वो बहुत पसंद आता है मुझे और मैं चाहता था कि हमारे लोग भी देखें, इसलिए मैं एक बहुत व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँगा। आप भारत सरकार के अंदर राजपत्रित अधिकारी रहे, आप वहाँ पे दैनिक कार्यों में कार्यालय कार्यों के अलावा भी आप अपने शौक को कैसे जिंदा रख पाए? और क्योंकि जब मुझे लगता है कि जब आपने ये सब शुरू किया होगा तब तो आप अपनी सेवा में होंगे, सरकारी सेवा में होंगे, तो इस सरकारी सेवा के कार्यों को और अपने इस पैशन को इसमें सामंजस्य कैसे बिठाया? देखिए सबसे पहले तो ये बताओ कि मैंने सरकारी सेवा से नहीं शुरू किया, मेरा ये बचपन से ही रहा है कुछ कार्यक्रम करने का। और जब मैं सरकारी सेवा के लिए आज से 35-36 साल पहले जब इंटरव्यू देने आया था तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन भी मेरी बाहरी गतिविधियों को देखकर ज़्यादा किया गया था। मेरे कार्टून देखे गए, मुझसे कुछ सुना गया, वहाँ गुनगुनाने को कविता की बोली सुनी गई। मेरे जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स थे या जो और अनुभव था पत्रकारिता का संपादन वो तो देखा गया, मगर मेरे जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए कि ये कार्टूनिस्ट भी हैं, ये गायक भी हैं, ये कवि भी हैं और वगैरह वगैरह जो भी चीज़। मैं समझ जाऊँगा, मैं आपके परिचय में आपकी ये बहुत बड़ी खूबी है जिसको मैं नहीं बता पाया। आप प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट हैं, आपकी कई प्रदर्शनियाँ भी लगी, मुझे ये बताया गया है, मुझे पता चला। उस विषय में बताइए, ये शौक आपको कहाँ से लगा और इसको कहाँ तक आपने पहुँचाया? क्या हमारे घर में मेरे बड़े भाई थे अरुण श्रीवास्तव मुन्ना जी, तो वैसे तो माता पिता सभी में संगीत साहित्य की अभिरुचि थी और कोई रोक टोक नहीं थी हम लोग को कुछ करने में। पर मुन्ना भाई हमारे गाने में भी थे और लेखन में भी बहुत अव्वल थे। उस ज़माने में जब हम लोग 1-2 साल का अंतर था तो उस ज़माने में वो धर्मयुग और हिंदुस्तान वगैरह छपते थे, तो उनकी नकल मार मार के मैंने भी साहित्य लेखन में आया, गाना गाया। बस इत्तेफाक ऐसा था कि वो उतने चतुर नहीं थे, चालाक नहीं थे जितना मैं था कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो उनमें गुण नहीं थे, तो वो उतना नहीं निकल पाए। और दूसरे उनमें होम सिकनेस थी, उन्होंने दैनिक जागरण में नौकरी की, मैंने भी की। उनका ये था कि मैं यहीं रहूँगा माता पिता के साथ, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। मेरा ये था, मुझे मेरे बहुत से दोस्त फिल्मी दुनिया में गए, बहुत से लोग अच्छे पत्रकारों चले गए, पर मेरा ये था कि कुछ समय हमने पत्रकारिता की, दैनिक जागरण में काम किया, स्टेज शो किया, गाना मिमिक्री वगैरह सब करता था जब मैं युवा था। परंतु मुझे लास्ट में ये समझ में आया कि पैसे आते थे मगर मुझे इंतज़ार करना पड़ता था कि अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे डाकिए का इंतज़ार करना पड़ता था कि मनी ऑर्डर लेके आया मैं कुछ खरीदूँ। तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त तो बहुत से जा रहे हैं मगर मुझे इधर जाना नहीं चाहिए, मुझे इसको शौक के रूप में रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कल को मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे और मैं इंतज़ार करूँ कि आज डाकिया आएगा तो मेरे घर चावल आएगा, आज डाकिया मनी ऑर्डर लेके आएगा तो मेरा रोटी पकेगी, उसके बाद हाँ, तो मुझे 4-5 हज़ार मिलते थे, मगर मैं बहुत सी चीज़ें करता था तब मुश्किल से 4-5 हज़ार मुझे मिलता था। डेली कार्टून बनाता था 2 अखबारों में,
उसके महीने में 2, 4, 500 आ जाते थे। बहुत सी पत्रिकाओं में, पत्रों में रेगुलर कॉलम चलते थे, व्यंग्य स्टेज पे शो करता था, उससे भी पैसे मिलते थे कुछ। तो जब युवावस्था में था तो लगता था कि मैं अपनी कमाई से ही करूँ, माँ बाप पे इतना बोझ न बनूँ। तो जो बोझ बनना था बन गया। तो मगर आप शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं? हाँ, शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। इसका शौक कब से आपको लगा? आप इसका एक्टिंग शौक करते सर हैं, आप गाना गाते हैं, देखिए आप मिमिक्री, कार्टून बनाते हाँ हैं? सर, मिमिक्री जी, में मतलब शुरू में क्या मुझसे गलती हुई या जो भी समझिए, मुझे ये लगा कि मैं हर क्षेत्र में घुसूँ, एक रिकॉर्ड बनाऊँ मैं। मगर वो मेरा सोचना गलत था। मुझे अब जाके अनुभव हुआ कि आदमी को 4 नावों में सवार नहीं होना चाहिए। मगर चूँकि इसलिए मैं चल गया क्योंकि मैंने इसको शौक के रूप में रखा। अगर मैं इसको प्रोफेशन बना लेता तो निश्चय ही मैं किसी भी फील्ड में कोई दक्षता नहीं मिल पाती और उसमें बहुत आगे नहीं निकल पाता। मगर मैंने ये मान लिया था कि मुझे केवल शौक के रूप, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है। जहाँ से मिल जाता है ठीक है, वो पैसा भी मैं अपने कार्यक्रमों में लगा देता हूँ, या छोटे-छोटे कार्यक्रम करते हैं उसमें हमारे जो कवि सम्मेलन के पैसे होते हैं या पत्र-पत्रिकाओं के, वो उसमें लग जाते हैं। तो मुझे दिमाग में बस यही था कि मैं शौकिया इसलिए मैं चल गया। मगर मैं किसी को ये सलाह नहीं देता कि आप हर क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएं। मैं समझ सकता हाँ ठीक है, जिस क्षेत्र में आप आगे निकल जाए बाकी को छोड़ के उस क्षेत्र में आप घुसे। जी, जी, पर मेरे बस ये था कि मैं कुछ भी करूँगा। अगर कोई नहीं हमें मिल रहा, अगर कोई तबला बजाने वाला नहीं मिल रहा तो मैं सोचता हूँ मैं खुद ही तबला बजा लूँ। जी, कोई हारमोनियम वाला नहीं मिल रहा तो मैं सोचता हूँ चलो जाओ, उसकी परवाह क्या, मैं खुद ही बांसुरी मैंने खुद सीखी, हारमोनियम खुद सीखा। तो ये मेरी सनक होती थी। क्या बात है। तो इसलिए कई तो क्षेत्र में। अब हम लौट के आ जाते हैं अपने वो 10वें अंतर्राष्ट्रीय जी 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 सम्मेलन के ऊपर। अब तक का अनुभव क्या रहा? सर, बहुत अच्छा अनुभव आज रहा। अभी रास्ते में हैं और इसको अपनी समाप्ति की ओर लेके देखिए जाना है। ये अब तो तक का अनुभव आप ये क्या तो कहेंगे? एक बात आप भी समझते होंगे, आप भी आयोजक हैं, बहुत से बड़े बड़े आयोजन करते हैं। कई बार कई आयोजनों में हम लोग थक जाते हैं या कुछ परेशानियां आती है तो हम तौबा तौबा भी करते हैं, भैया आगे से हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन ऐसा हो जहाँ चुका 2 है। महीना बीतता है वो जी, कीड़े कुल बनाने लगते हैं। जी, मगर हमारा मैत्री सम्मेलन का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और इत्तेफाक से एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। जी सर। एक मेरा दोस्त किसी ट्रेनिंग में दोस्ती हो गई मेरी बिरादरी के साथ, उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, फैमिली रिलेशन हो गए। कानपुर का दोस्त है मेरा। जब मैं कानपुर से निकलता हूँ तो रात को गाड़ी 11 बजे भी निकलेगी और मैं बता दूंगा उसको, तो इतना सा खाना पीना पूड़ी कचौड़ी सब लेके आ जाते हैं वो। तो मुझे बाद में लगा कि मैं क्यों परेशान करूँ, मैं उनको बताता नहीं हूँ। उसने एक बार पूछा कि सर ये क्या है यार, तुम भागते रहते हो प्रोग्राम के पीछे, कहीं ये वो कहीं वो, परेशान भी रहते होगे, पैसे भी खर्च होते होंगे और दिमागी तनाव भी होता है। तुम अच्छे भले अफसरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अपना सुकून से जिंदगी बताओ, क्या रखा है इन सब में, मिलता क्या है तुम्हें इन सब से। तो हमने उससे सिर्फ एक बात कही थी कि इन सब से मुझे तुम जैसा दोस्त मिलता क्या है। बात है। वाह। तो क्योंकि देखिए, अगर आप जैसे करोड़ों लाखों के दोस्त मिल गए तो मेरे सारे तनाव पीछे रह जाते हैं। जो भी हमारी दुख दर्द है या कभी ऐसा हुआ तो पीछे रह जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि तो अभी भी इस आयोजन में जो आप जो सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं, मुझे लगा देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग आए हैं और आपके साथ इतने घुले मिले हैं। लगता है कि बरसों से आपसे जुड़े हुए हैं। आपका व्यक्तित्व इतना मिलनसार है, आप इतनी विनम्र हैं और हर क्षेत्र का व्यक्ति है। हम असम से देख रहे हैं, हम बीकानेर से देख रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, हम देवास के लोगों को आए हुए देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को देख, देश के हर कोने से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। सामान्यतः कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया वहीं तक सीमित है, ये संबंधों को बनाता नहीं है। लेकिन आपने ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सकता है, लोगों के दिलों को जोड़ा जा सकता है। तो ये सभी लोग, आपका परिवार बढ़ गया, पूरे पहले देश में था, विदेश तक आपका परिवार ये पहुंच रहा है। ये परिवार से आपको किस तरह की शक्ति मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग कहते थे आभासी दुनिया है। जी बिल्कुल। इसमें कोई सगा नहीं है, आधे से ज्यादा लोग फ्रॉड फ्रॉड, होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में इसी बात को लेके आया कि जो लोग इस पे जुड़े हैं उनको क्यों ना हम रूबरू एक दूसरे से कराएं, जी। जिससे उनका भ्रम टूटे कि सोशल मीडिया में सारा आभासी नहीं होता है, वास्तविक भी होता है। तो ऐसे लोग जुड़े और सामने एक दूसरे से रूबरू हुए और आपको यकीन नहीं होगा, आप जितने लोगों से यहाँ मिले हैं वो हमारे सबसे पारिवारिक रिश्ते हैं। वाह। और आप कभी अचानक मेरे घर में आए और वो लोग मेरे घर में हों 10 लोग, तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं या कहीं बाहर से आए हैं। मुझे हैरानी होती है इस बात की देखते कि देश के अलग अलग कोनों से महिलाएं आई हैं, जी 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 अकेली महिलाएं आई हैं, उनका परिवार उनको यहाँ तक अकेले विदेश तक भेज रहा है जहाँ पे 6, 7, 8 दिन लगने वाले हैं। तो किस विश्वास के साथ वो भेजते हैं, ये विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये आभासी दुनिया
उन लोगों के लिए आभासी है जिनके मन में छल है, कपट है, जो निश्चल व्यक्ति है, जो समाज की सेवा करना चाहता है, जो विश्व बंधुत्व को सीमाओं से परे ले जाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए आभासी दुनिया बहुत अच्छी दुनिया है। ये मिथक है, ये मिथ है, और इसके साक्षात उदाहरण किशोर भाई हैं यहाँ पे, जिनके एक बुलावे पर पूरे हिंदुस्तान के लोग, वहाँ के कोने कोने से लोग यहाँ पे इस सम्मेलन में जुटे हैं। ये आपका बड़प्पन है, आपकी विनम्रता है, आपको लोगों को जोड़ने की कला है। मुझे आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप कार्टूनिस्ट हैं, आप लेखक हैं, आप कवि हैं, आप गायक हैं, आप मिमिक्री कर लेते हैं, आप कार्टून बना लेते हैं, और इस सबसे बड़ी बात है आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। सचमुच आप प्रणम्य हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस छोटे से आमने सामने कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। नमस्कार।